So, hi guys. In this session, we will talk about factors affecting equilibrium. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है। One of the principal goal of chemical synthesis is to maximize the conversion of the reactants to products. तो जो केमिकल सिंथेसिस केमिकली जो चीज़ें बनाई जाती हैं इंडस्ट्री वाइज, तो उनका जो प्रिंसिपल गोल जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाएं, रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाएं, और इस प्रोसेस में एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम हो। यानी कि वो सारी चीज़ें वो कंसिडर करते हैं जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाए। दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम यील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री में मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड होता है एट माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। क्योंकि माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें खर्चे कम आते हैं। इफ इट डज नॉट हैपन देन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नीड्स टू बी एडजस्टेड। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में चेंजेस लाने होते हैं। For example, in the Haber's process for the synthesis of ammonia from N2 and H2, the choice of experimental condition is of real economic importance. तो Haber's process से हम लोग N2 और H2 को रिएक्ट करा करके अमोनिया बनाते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उनका बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा खर्चा आएगा उतना हम पे बर्डन आएगा, और अगर आसानी से हो जाता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज अबाउट 100 मिलियन टन्स। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, प्राइमरीली फॉर यूज एज फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। कोई भी रिएक्शन शुरू होता है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है। उस वक्त रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो कंपोनेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या थे, ये मैटर करता है। बट इफ इस सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज। अगर इसमें चेंज लाया जाए इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन में किसी एक क्या या एक से ज्यादा के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाते हैं तो फिर हमारा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। then the system is no longer at equilibrium and net reaction takes place in some direction until the system returns to equilibrium once again। और रिएक्शन में इस ढंग की चेंजेस आते हैं, इस ढंग से उसमें एडजस्टमेंट होता है कि और सिस्टम इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाए। तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिएक्शन है। तो जैसे कि A प्लस बी और C प्लस डी है, तो अगर हम Kc की वैल्यू देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम जो जो हमारा रिएक्शन कोशेंट होगा, जो नया रिएक्शन कोशेंट होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तो कम हो जाएगा। क्योंकि A की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने बढ़ा दिया तो नया जो रिएक्शन कोशेंट होगा उसकी वैल्यू तो घट जाएगी। तो अब क्या होगा कि रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगा ताकि ये जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा,
ए की कॉन्सेंट्रेशन को घटाना होगा और प्रोडक्ट साइड के जो कॉन्सेंट्रेशन हैं उनको बढ़ाना होगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। इसी ढंग की अप्रोच हमें कर लेनी है। ठीक है, तो इसी संबंध में एक प्रिंसिपल भी हम लोग बातें करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स हैं। और सिमिलरली ए चेंज इन द टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम may also alter the equilibrium. Not only concentration, but if we make change in temperature or pressure or volume also, हम equilibrium को alter कर सकते हैं। In order to decide what course of direction, what course of reaction adopts and make a qualitative prediction. एक qualitative prediction अगर हम करना हो तो उसके लिए हमें एक principles दिए गए हैं। Qualitative prediction about the effect of a change in condition on equilibrium, we use the Catlier principle. It states that a change in any of the factors, Catlier principle ये कहता है कि किसी भी फैक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, that determines the equilibrium condition, जिसका equilibrium condition से लेना देना है, अगर उस फैक्टर का equilibrium condition से लेना देना है, then our system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change. तो जो भी स्ट्रेस क्रिएट किया गया हुआ है या जो भी चेंजेस किए गए हुए हैं, रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगा कि उस चेंज को वो निगेट करे या उसको काउंटरैक्ट करे या फिर उसको नलिफाई करने की कोशिश करे। ये प्रिंसिपल जो है, ली कैटली प्रिंसिपल, बड़ा ही यूजफुल है और हम लोग कई एग्जाम्पल्स के थ्रू इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। This is applicable to all physical and chemical equilibria. We shall now be discussing factors which can influence the equilibrium. अब हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में बातें करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। In general, when equilibrium is disturbed by addition or removal of any reactant or product, Lee Catley principle predicts that the concentration stress of an added reactant or product is relieved by the net reaction in direction that consumes the added substance. तो यानी कि कोई भी कोई रिएक्शन है, उसमें किसी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में अगर हमने किसी का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगा कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया उसका कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो जाए। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में जो कंपोनेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इसी की उलट बात करते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को घटाना शुरू कर दें तो जैसे कि प्रोडक्ट साइड में जो जो कंपोनेंट है उसे कॉन्सेंट्रेशन घटाना शुरू कर दें तो रिएक्शन जो है इस तरीके से एडजस्ट होगा ताकि उस रिमूवल को वो काउंटर कर सके। ठीक है, उस रिमूवल को वो काउंटर कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाए। इस तरीके से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रिएक्टेंट साइड में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाएं, उसको रिमूव करना शुरू करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इस तरीके से एडजस्ट होगा अपने आप को ताकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट बनने शुरू हो जाए, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इतनी बात समझ में आई, ये बहुत जरूरी था समझना। इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे यहाँ पे। When the concentration of any of the reactant or product in a reaction at equilibrium is changed, the composition of the equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of concentration changes. अगर concentration घट रहा है तो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा ताकि उसकी concentration बढ़ाई जा सके, और अगर concentration बढ़ रहा है तो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा ताकि उसकी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन को हटाया जा सके। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर H2 को ऐड करें, इफ H2 is added to reaction mixture at equilibrium, then the equilibrium of the reaction is disturbed.
In order to restore it, the reaction proceeds in a direction wherein H2 is consumed. अगर H2 की कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा दें तो रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा ताकि ये H2 को कंज्यूम करे, ताकि H2 की कॉन्सेंट्रेशन घटाए, यानी कि उसको कंज्यूम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा HI बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। More of H2 and I2 react to form HI and finally equilibrium shift in right direction. This is in accordance with Le Chatelier's principle, which implies that in case of addition of reactant or product, a new equilibrium will be set up in which the concentration of reactant and product should be less than what it was after the addition, but more than what it was in the original mixture। ठीक है, तो ये बिल्कुल ले कैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में है, जिसका जो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इन केस ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को हमने ऐड किया तो एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होगा इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड बी लेस देन, यानी कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन घटना चाहिए देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन। एडिशन करने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना, तो अब उसका कॉन्सेंट्रेशन घटना चाहिए, बट मोर देन व्हाट इट वाज ओरिजिनल इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो लेकिन यस, ये ओरिजिनल मिक्सचर में जो सा कॉन्सेंट्रेशन था उससे वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जरा सा हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली इक्विलिब्रियम यहाँ पे H2 और I2 इस तरीके से था। ठीक है, अब हमने H2 को ऐड किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया भाई। तो अब ये एक रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगा कि इस H2 का कंजम्पशन हो, H2 का कंजम्पशन हो, और H2 का कंजम्पशन जो हुआ ये ओरिजिनल H2 से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन घटा। ठीक है, घटा। सिमिलरली I2 जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा घटा। ठीक है, और HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ठीक, अब हम इफेक्टिवली जब इनके कॉन्सेंट्रेशन का कैलकुलेशन करेंगे और Kc निकालने की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो Kc की वैल्यू वही आएगी। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पर देखो HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई H2 एंड I2, तो H2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई लेकिन I2 कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी घट गई, और HI की कॉन्सेंट्रेशन जो है HI की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ कि जो हमारी Kc की वैल्यू वही आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली रिएक्शन कोएफिशिएंट के थ्रू भी इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सकता है। भाई H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इफेक्टिवली Qc की वैल्यू Kc से कम हो जाएगी, तो यानी रिएक्शन जो है इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि धीरे धीरे Qc की वैल्यू बढ़ती जाए और फाइनली Kc के बराबर आ जाए। Addition of hydrogen at equilibrium results in the value of Qc being less than Kc। ठीक, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो Qc की वैल्यू जो है Kc से कम होगी। Thus, in order to attain equilibrium again, the reaction moves in forward direction. Similarly, we can say that removal of product का removal जो है प्रोडक्ट साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में हम एडिशन कर रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में रिमूव कर रहे हैं, ऑल्सो बूस्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि उस केस में भी जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है वो घट जाएगा और जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस हैज ग्रेट कॉमर्शियल एप्लीकेशन इन केस ऑफ रिएक्शंस। यानी कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी एक टेक्निक ही रहेगी कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और HI की कॉन्सेंट्रेशन घटाते जाएंगे, यानी जो HI बन रहा है उसको हम सेपरेट आउट करेंगे, रिमूव करते जाएंगे और H2 को ऐड करते जाएंगे। सिमिलरली काम करते हैं I2 को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं और HI को रिमूव करते रहेंगे। इस तरीके से हमारा
ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहेगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता रहेगा और हमें बेस्ट, हमारी जो बेस्ट पॉसिबल यील्ड है वो हमें मिलती रहेगी। वेयर द प्रोडक्ट इज, अच्छा, where the product is a gas or a volatile substance. In case of manufacture of ammonia, ammonia is liquefied and removed. अमोनिया को लिक्विफाई करके रिमूव किया जाता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर सो दैट रिएक्शन कीप मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बना रहे। सिमिलरली ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, उसको हीट अप करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है किल्न ड्राइव से हम लोग बाहर निकालते रहेंगे। बाहर से ये जो चिमनी होती है उससे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इससे क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहेगा। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन QC एट वैल्यू लेस देन KC एंड रिएक्शन कंटिन्यूज टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रिएक्शन जो है इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना रहता है। ऑलराइट देन, वेरी गुड। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। Fe3N जो है येलो कलर का होता है, थायोसाइनाइड कलरलेस होता है, और FeSCN जो है आ, आ, ये पेरो थायोसाइनाइड साइनेट पेरो थायोसाइनेट जो है वो डीप रेड कलर का होता है। ठीक है, तो यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन मूव करेगा तो डीप कलर आएगा, और रिवर्स डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो थोड़ा सा येलोइशनेस उसके अंदर आती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा केसी का फॉर्मूला है। रेडिश कलर अपीयर्स on adding 2 drops of 0.002 m potassium thiocyanate solution to 1 ml of 0.2 mole iron 3 nitrate solution due to the formation of FeSCN2। ठीक है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया जा रहा है। The intensity of red color becomes constant on attaining equilibrium। equilibrium attain होने पर red color establish हो जाता है। This equilibrium can be shifted in either forward or reverse direction depending on our choice of adding reactant or a product। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड कराना है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कराना है, ये हमारी चॉइस है कि जिस तरीके से हम रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को ऐड करें। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन in the opposite direction by adding the reagent that removes Fe3 or SCN ion। यानी कुछ रिएजेंट इसमें ऐड करेंगे ताकि जो है इस रिएक्शन में जो जो रिएक्टेंट साइड में Fe3 है और SCN आयन है वो रिमूव होने शुरू हो जाएं। तो इसका मतलब जो है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड जो है वो Fe3 आयन से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एक कॉम्प्लेक्स बना लिया तो यानी कि ये सॉल्यूशन से Fe3 आयन जो है रिमूव हो गया, thus decreasing the concentration of free Fe3 आयन। और ली कैटलियर प्रिंसिपल बोलेगा कि अब अगर Fe3 आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि Fe3 आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, और Fe3 आयन जो है रिएक्टेंट साइड में है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। In accordance with Lagrange principle, the concentration stress of removed Fe3 is relieved by the dissociation of FeSCN2। तो FeSCN2 जो है उसका डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा Fe3 आयन बने और वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर से अचीव हो जाए। Because the concentration of FeSCN decreases, the intensity of red color decreases। क्योंकि FeSCN जो है FC कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो रेड कलर की इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। Similarly, addition of HgCl2 जो है also decreases red color because HgCl2 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्टेंट साइड में SCN आयन जो है वो रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि HgSCN4 जो है वो -2 एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स आयन की खूबी ये होती है कि इसमें SCN आयन की कोई कैरेक्टर नहीं होते। तो यानी कि अब SCN आयन का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन घट गया
और जिसके चलते रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा ताकि HCN आयन जो है, थायोसाइनेट आयन जो है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जा सके। और चूंकि ये रिएक्टेंट साइड में है तो इसलिए रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। रिमूवल ऑफ फ्री HCN shift the equilibrium in equation from right to left to replenish HCN ion. Addition of potassium thiocyanate on the other hand, और similarly अगर ये पोटेशियम थायोसाइनेट को अगर हम प्रोडक्ट साइड में ऐड करना शुरू करें तो कलर इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज इट शिफ्ट, ये उसकी इंटेंसिटी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि अब रिएक्शन राइट हैंड साइड में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेशर चेंज मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब वॉल्यूम को घटा रहे हैं, और प्रेशर को घटा रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। प्रेशर चेंज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम कैन अफेक्ट द yield of product in case of gaseous reaction, where the total number of moles of gaseous reactant and total number of moles of gaseous products are different। तो gaseous environment में, gaseous phase में change of pressure का काफी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर ये लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में हो तो प्रेशर चेंज का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, क्योंकि इनके ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। In applying Le-Chatelier principle to an heterogeneous equilibrium, the effect of pressure change on solid and liquid can be ignored। तो pressure change का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, because the volume of a solution and liquid is nearly independent of the pressure। ठीक है, तो हम एक ऐसे homogeneous केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो गैसियस फॉर्म में है। तो ये सुटेबल एग्जांपल बनता है जिसमें 4 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स जो हैं 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि उनकी वॉल्यूम घटती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब रिएक्टेंट जो है ज्यादा वॉल्यूम से लो वॉल्यूम प्रोडक्ट बनता है। Suppose the equilibrium mixture is kept in a cylinder fitted with a piston at constant temperature। एक constant temperature पर पिस्टन के अंदर ये सारे गैसेस हैं, इसको कंप्रेस किया गया और वॉल्यूम को घटा दिया गया, हाफ कर दिया गया, यानी कि सबके पार्शियल प्रेशर जो है वो डबल हो गए। The partial pressure, therefore concentration of reactant and product has changed and mixture is no longer in equilibrium। अब ये mixture equilibrium में नहीं रहा। Direction in which the reaction goes to re-establish equilibrium can be predicted by applying the Le-Chatelier principle। Le-Chatelier principle फिर से यहाँ पर आता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हम आराम से कर ही सकते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये है कि अब ये प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि ताकि जो है प्रेशर को घटाया जा सके। Since the pressure has doubled, the equilibrium now shift in the forward direction, ताकि प्रेशर घटाया जा सके। और प्रोडक्ट साइड में प्रेशर आप देखो कम है। A direction in which the number of moles of gas or pressure decreases, यानी कि ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर कम हो ताकि ज्यादा, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू होंगे। We know pressure is proportional to the moles of gases। प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे तो प्रेशर घटेगा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनना ज्यादा शुरू हो जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को भी निकालें तो let COH2CH4 and H2 be the molar concentration at equilibrium at methanation reaction। तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन तो डबल हो जाएंगे क्योंकि हमने वॉल्यूम को घटा दिया, सबके कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल हो जाएंगे। When volume of the reaction mixture is half, the partial pressure and concentration are doubled। We obtain the reaction quotient by replacing each equilibrium concentration is by double its value। तो अब आप ये देखो
ऊपर के स्टोइकोमेट्रिक जो है, न्यूमरेटर के जो स्टोइकोमेट्रिक है वो कम है और डिनोमिनेटर के स्टोइकोमेट्रिक ज्यादा है, तो इसका मतलब क्यूसी की वैल्यू केसी से कम हुई, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। यानी दो तरीके से हमने इस चीज को समझ लिया। इन द रिएक्शन कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टू CO, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन गोज। अच्छा, किधर ये नंबर ऑफ मोल्स कम है रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्शन अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से हम आसानी से क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू 7.8.3 इफेक्ट ऑफ एन इनर्ट गैस एडिशन। देखो भाई, इनर्ट गैस एडिशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, उनकी जो रिस्पेक्टिव जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना, और जिसके चलते इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी साइड में कुछ भी कर लो, उसमें अगर हमने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। चलो, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज के बारे में बात करते हैं। Whenever an equilibrium is disturbed by change in concentration, pressure or volume, the composition of the equilibrium mixture changes because of the reaction quotient no longer equals the equilibrium constant। ठीक है, ये सब हमने अभी तक तो पढ़ा है, यानी कि इफेक्टिवली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर ही चेंज कर दूं तो उस केस में हमारी केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज चेंज इन जनरल द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। तो यानी कि अब ये जो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से केसी की जो वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उस वो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केसी की वैल्यू फॉल होती है, और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो केसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ठीक, टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज होता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की तो बात हो ही रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू ही डाउन हो गई, केसी की वैल्यू अब डाउन हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि अब ये जो इफेक्टिवली रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगा ताकि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो घटना शुरू हो जाए। अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर प्रिंसिपल, रेजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट। ठीक है, एंड डिक्रीजेस द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ताकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को नीचे लाया जा सके। इन अदर वर्ड्स, लो टेम्परेचर फेवर्स फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर घटाएंगे तो ज्यादा अमोनिया बनेगी, या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अमोनिया कम बनेगी। ठीक है, बट प्रैक्टिकली वेरी लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द रिएक्शन एंड द कैटलिस्ट इज यूज्ड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें NO2 एंड N2O4 बनता है। तो NO2 जो गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर की होती है, N2O4 जो होता है वो कलरलेस होती है। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया देन रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, NO2 gas prepared by adding addition of copper turnings to
concentrated HNO3, ठीक है, NO2 हमने गैस बना लिया, इज कलेक्टेड इन 5 ml टेस्ट ट्यूब, एक 5 ml टेस्ट ट्यूब में हमने इसको कलेक्ट कर लिया, ensuring the same intensity of color of gas in each tube and its topper sealed with एरल्डाइट, एरल्डाइट से हमने ऊपर की वो सील कर लिया। 250 ml बीकर 1, 2 and 3 containing freezing temperature, water at room temperature and hot water, ये तीन कंडीशंस में, तीन डिफरेंट कंडीशंस में हमने ये हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म हमें करना है, ठीक है। बीकर 1, 2 and 3, उसमें जो जो वाटर है उसका टेम्परेचर, एक में तो रूम टेम्परेचर है, पहले वाले में फ्रीजिंग मिक्सचर है, दूसरे में रूम टेम्परेचर, तीसरे में हॉट वाटर है। आर टेकन, बोथ द टेस्ट ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन बीकर, दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं वो दो टेस्ट ट्यूब हैं उसको हमने बीकर में रखा 8 से 10 मिनट के लिए। आफ्टर दिस, यानी कि बीच वाले में, ठीक है, बीच वाले में रखा या रूम टेम्परेचर वाले पे। आफ्टर दिस one is placed in beaker 1 and other one is placed in beaker 3, तो सेकंड वाले में से एक को निकाल के 1 में रखा गया और एक को निकाल करके 3 में रखा गया, दूसरे वाले को। तो हमने ये देखा कि जो 1 वाला जो था वो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर घट गया, और थर्ड वाला जो था वो बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड किया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा देखा गया क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए The effect of temperature on direction of reaction is depicted very well in this experiment. ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। At low temperature in beaker 1, the forward reaction of formation of N2O4 is preferred as reaction is exothermic and thus intensity of brown color due to NO2 decreases. तो जो solution की जो इंटेंसिटी है वो ब्राउन कलर की वो घट गई, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पार्डन माय मिस्टेक, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसीड कर रहे हैं। While in beaker 3, हाई टेम्परेचर फेवर द रिवर्स रिएक्शन, जो हाई टेम्परेचर जो है रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा, तो यानी कि ज्यादा NO2 बनेगा, इसका मतलब ब्राउन कलर जो है इंटेंसिफाई होगा, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से हमने ये समझा कि राइज इन टेम्परेचर किस तरीके से ये रिएक्शन को अफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी सीन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यानी कि डेल्टा H हमारा पॉजिटिव होगा, तो यानी कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा ब्लू बनेगा और टेम्परेचर को घटाया तो ये पिंक कलर बनेगा। एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू कलर ड्यू टू COCl4, और अगर हम ठंडा करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा COH2O6 3 बनाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सीधी सी बात है, जैसे कि इनर्ट गैसेस हमने ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, और कोई डायरेक्शन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टेंट साइड है या फिर प्रोडक्ट साइड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं आता। सिमिलरली कैटलिस्ट में भी यही चीज होती है, जो बिकॉज कैटलिस्ट जो होते हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं अगर वो कंपोनेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसके ऐड करने से रिएक्शन की के जो डायनेमिक्स हैं और इक्विलिब्रियम में कहीं कोई इक्विलिब्रियम ही चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, तो रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है। तो कैटलिस्ट, चलो भाई इसको पढ़ लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, एक बीच में इंटरमीडिएट बनाते हैं और फिर वो रिएक्शन कंप्लीट होते होते वो अपने आप को अलग कर लेता है। A catalyst increases the rate of the chemical reaction by making available a new low energy pathway for the conversion of reactant to product.
इन चीजों को आप आगे भी कई बार, कम से कम 2 बार तो आप पढ़ेंगे ही। It increases the rate of forward and reverse reactions that passes through the same transition state and does not affect the equilibrium। यहाँ equilibrium में कोई change आएगा ही नहीं। Catalyst lowers the activation energy। Activation energy क्या है आपको आने वाले समय में पता चलेगा, आई गेस क्लास 12th में आपको पता चलेगा। तो आप इतना समझ लो कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लोअर कर देता है, यानी कि रिएक्शन जल्दी हो जाता है। एंड रिवर्स रिएक्शंस बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। तो यानी चाहे वो रिवर्स रिएक्शन हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो, जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है ताकि रिएक्शन बड़ी आसानी से जल्दी से हो जाए। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। It does not appear in the balanced chemical equation or in the equilibrium constant expression। तो कहीं भी ये appear नहीं होता है, यानी इसका बिहेवियर बिल्कुल लगभग वैसे ही है जैसे कि इनर्ट गैस को हम ऐड कर रहे थे। Let us consider the formation of NH3 from dinitrogen and dihydrogen, which is highly exothermic reaction and proceeds with the decrease in the total number of moles formed as compared to the reactants। Number of moles घट रहे हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, यानी कि इसका मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड में घट रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा देंगे ना तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हम घटा देंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसा कि हमें पता है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट लो टेम्परेचर रेट डिक्रीजेस एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। काफी समय लग जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, वेयर हाई टेम्परेचर गिव्स सैटिस्फैक्टरी रेट बट पुअर यील्ड। रेट तो ठीक ठाक रहता है लेकिन यील्ड खराब हो जाती है। जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर discovered that catalyst consisting of iron catalyzes a reaction to occur at satisfactory rate at temperature। तो लो टेम्परेचर पर ये बड़े अच्छे से रिएक्शन कर जाता है और बढ़िया यील्ड देता है। where the equilibrium concentration of NH3 is reasonably favorable since the number of moles formed in the reaction is less than those of reactant। the yield of NH3 can be improved by increasing the pressure, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। optimum condition of temperature and pressure for the synthesis of ammonia is around 500 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure, यानी high pressure and reasonable temperature। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो घटेगा लेकिन कैटलिस्ट यूज करते हुए जो है हम उसके रेट को बढ़ा लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें SO3 बनाया जाता है, तो वहां पर भी जो है Kc की वैल्यू हमारी इधर इतनी है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ K इज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। बिल्कुल लगभग कंप्लीट ही हो रहा है, बट प्रैक्टिकली oxidation of SO2 to SO3 is very slow। Thus, platinum or vanadium pentoxide is used as catalyst to increase the rate of reaction। यानी कि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा लेकिन ये धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा था, तो इसलिए हमने कैटलिस्ट को यूज किया और रिएक्शन फटाफट परफॉर्म हो गया। ठीक है, दिस if the reaction has exceedingly small k, catalyst would be of little help। यानी कि k की वैल्यू और काफी कम होगी तो कैटलिस्ट का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको समझना भी और याद भी रखना है। So this way this topic has come to an end। I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। So thank you very much for your time and if you like this video then please do like, share and subscribe this channel। So God bless you all।